हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 ऑफ चैप्टर मैटर। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे मैटर के और आपको कुछ बहुत सारा होमवर्क दिया था। होप आप लोगों ने वो पीडीएफ जो मैंने शेयर किया था, सॉरी इमेज फॉर्मेट में आपका होमवर्क शेयर किया था जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए थे और एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको भेजी थी। आप लोगों ने वो किए हो? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो। जो भी ये वीडियो देखता है, कोई भी रैंडम स्टूडेंट अगर डाउट्स उनको मिलता है तो वो मेंशन कर सकते हैं। बट मुझे पिछली वीडियोस में कोई डाउट्स के कमेंट्स आए नहीं। सिर्फ फर्स्ट वीडियो में मुझे 2 ही लोगों के कमेंट्स थे, एक नील का था और एक आयुषी का था। तो अगर आप लोगों को सुनना है अपना नाम विद अप्रिसिएशन की यस आप लोगों ने काम किया है, मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है, तो प्लीज सुनो वीडियो को, कमेंट करो, डाउट्स पूछो एंड बी एक्टिव इन द क्लास। ठीक है, ओके। सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पता किया था कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, पोलन ग्रेन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे रैंडम मोशन में रहते हैं। इसी के बेस पे मैंने आपको कुछ गिव रीजंस करने के लिए बोले थे, लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वाला और पिज्जा वाला। उसके बाद मुझे आप लोगों को मैंने शुगर वाला और कॉफी पाउडर एंड वाटर वाले कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस बताई थी, जिसके थ्रू हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जानी थी, राइट। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। 2 तरीके की फोर्सेस होती है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स ढूंढ के बताने के लिए बोला था, पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। अगर मेरे पास एक चॉक पीस है, एक आयरन नेल है, ठीक है, और एक आइस क्यूब है। अब इन तीनों को मैं हथौड़े से ठोकने की कोशिश कर रही हूँ, तो कैन यू टेल मी कि सबसे पहले कौन सी चीज टूटेगी? चॉक पीस, आइस क्यूब और आयरन नेल। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो ब्रेक होगा वो होगा चॉक पीस, उसके बाद जो ब्रेक होगा वो होगा आइस क्यूब, उसके बाद जो ब्रेक होगा सबसे लास्ट में बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद वो होगा आयरन नेल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेफिनेटली हमें पता चलता है कि चॉक पीस के जो अंदर पार्टिकल्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स है, जो कि लेस है एज कंपेयर टू जो आइस क्यूब के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है। और ये भी आइस क्यूब के अंदर की जो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में, वो आयरन नेल के पार्टिकल से भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इन तीनों डिफरेंट मैटर्स के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है या जो अट्रैक्ट करने का जो नेचर है वो भी डिफरेंट है। चॉक पीस का सबसे वीक है, आइस क्यूब्स का मॉडरेट है और आयरन नेल का मैक्सिमम है, करेक्ट। वैसे ही अगर एडेसिव फोर्स की बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपकी वाटर बॉटल अगर वो ट्रांसपेरेंट है, उस पर आप पानी डालते हो और वाटर बॉटल को उल्टा करके सारा पानी खाली करो, तो बॉटल के वॉल्स पे कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट स्टिक रहते हैं, राइट, है ना। which shows that water was having some kind of adhesive force of attraction towards that plastic material of bottle, correct। तो पानी के पास बहुत ही अच्छा एडहेसिव फोर्स है, जिसके वजह से आप लोग कोई भी चीज को इजीली गीला कर पाते हो। अगर पानी के पास एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो वो कभी किसी क्लॉथ को या किसी मटेरियल को वेट नहीं कर पाता, क्योंकि उससे स्टिकी नहीं होता, राइट। वैसे ही पानी के अंदर कोहेसिव फोर्स भी बहुत ज्यादा है। अगर टैप में से कंटिन्यूअसली पानी बह रहा है, ठीक है, और आपने बीच में अपना हाथ डाला, तो क्या होगा? कुछ आपको इस तरीके से नट शेल जैसा शेप मिलेगा। क्या हो गया? पानी सीधा आ रहा था, जैसे ही हाथ रखा पानी दोनों साइड से स्लिप होगा हाथ के, लेकिन नीचे जाने के बाद पानी वापस जुड़ जाएगा, है ना। तो इट शोज कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स भी बहुत स्ट्रांग है। आपका हाथ भी वेट हो गया कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर की वजह से, और पानी वापस जुड़कर एक सिंगल धार में फिर से बह रहा है, मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स भी है। वैसे ही अगर थर्मोमीटर की मर्क्यूरी को आप ऑब्जर्व करोगे तो मर्क्यूरी जैसे जैसे थर्मोमीटर में राइज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ और फिर सडनली फॉल होती है, तो कहीं भी थर्मोमीटर के वॉल्स पे आपको मर्क्यूरी नहीं लगा दिखेगा, विच मीन्स दैट मर्क्यूरी के पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एडहेर नहीं करती है थर्मोमीटर के वॉल्स पे, खुद में ही अपने आप पूरी की पूरी अक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। इवन आप मर्क्यूरी को एक ड्रॉप को अगर फ्लोर पे भी स्पिल करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक अ स्पेरिकल शेप और खुद में ऐसे पूरा सिकुड़ के बैठ जाएगा, फैलेगा कभी नहीं,
ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और उसमें कुछ फिजिक्स के सरफेस टेंशन के कंसेप्ट भी लगते हैं जो एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपका कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है। नाउ अब जब हम जान चुके हैं कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये पार्टिकल्स के अंदर जो आपस में डिफरेंस होता है, इस वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है। लाइक वो बॉटल जिसके अंदर पानी था, पानी एक खुद अलग मैटर है, और जो अगर खाली आधी खाली बॉटल है तो जो खाली स्पेस है उसमें कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन वहां एयर है, तो वो भी एक डिफरेंट मैटर है, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट। सो सॉलिड क्या होता है हमने डिस्कस किया था हमारे डे 1 के वीडियो लेक्चर में। सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर के पार्टिकल्स में लीस्ट स्पेसिंग है, पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और लिक्विड जिनके पार्टिकल्स में मॉडरेट स्पेस है, और गैसियस जिनके पार्टिकल्स में मैक्सिमम स्पेस है। अब इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग गो थ्रू करेंगे इस छोटे से टेबल के थ्रू। तो आप लोग इस टेबल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपने नोटबुक्स में इसको लिख लो स्क्रीनशॉट लेके, और नीचे जो ब्लैंक स्पेस होगा वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखते चलना है इस टेबल के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप वीडियो पॉज करके प्लीज लिख लो और फिर कंटिन्यू करना। फाइन, सो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा है, यहाँ पे एक साइड में प्रॉपर्टीज मेंशन है और यहाँ पे 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, ये उसका एक डायग्राम है। अगर मैंने कहा ये पेन कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, इसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। सो दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेस, बहुत लीस्ट वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस। Liquids have comparatively large spaces than solids and obviously gases have large spaces और highest spaces, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन नीचे आप लोग मेंशन करो, नेक्स्ट पेज पे, नीचे का पेज खाली रहने दो कुछ डेफिनेशंस के लिए, नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन लिखिए, गिव रीजन a karate expert is required to break the wooden plank. A karate expert is required to break a wooden plank. Why? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो एक, a swimmer is able to cut through the water. A swimmer is able to cut through the water, but we cannot cut a wooden block similarly. But we cannot cut a wooden block similarly. Okay, 2 गिव रीजंस है। आज का होमवर्क है, प्लीज डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करो। हमारे जो जूम के इंटरेक्टिव सेशंस होंगे देयर आई विल मेक यू टू शेयर द वीडियोस ऑफ योर होमवर्क या फिर इमेजेस, ठीक है। सो ऐसे तो नहीं कि आप बचने वाले हो, होमवर्क नहीं करोगे, तो आप प्लीज पढ़ो और होमवर्क करो। और जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो आई विल मेक श्योर, आई विल चेक ईच वन ऑफ योर नोटबुक्स कि आपने उसमें होमवर्क किया है और नोट्स बनाए हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अब हमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस, सो हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्यों पास है, क्योंकि उनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो दे हैव हाईएस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेयरएज लिक्विड में वीक होता है, वीकर देन सॉलिड्स, व्हिच मींस मॉडरेट, लास्ट वीडियो में वर्ड सिखाया था आपको। और गैसियस स्टेट में दे हैव वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट नेचर कैसा है तो सॉलिड स्टेट का जो मैटर है वो बहुत हार्ड होता है और वो बहुत रिजिड होता है। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट फ्लूइड होते हैं, है ना। अब यहाँ ग्रीन पेन से क्यों लिखा है रिजिड और फ्लूइड, क्योंकि इसके डेफिनेशन लिखनी है। टेबल के नीचे आप डेफिनेशन लिखिए रिजिड की। रिजिड क्या होता है, रिजिड मीन्स इनफ्लेक्सिबल और वेरी हार्ड सब्सटेंस, राइट। रिजिड मीन्स इनफ्लेक्सिबल और वेरी हार्ड सब्सटेंस। व्हाट इज रिजिडिटी? Rigidity is the property to maintain the shape even when the substance is subjected to external force. Rigidity means to maintain the shape even when the substance is subjected to external force. मतलब कि ये चीज अगर मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया तो भी इसका शेप वेल मेंटेन है, इजीली टूट नहीं रहा है या
एक्सपांड नहीं हो रहा है, इसको मैं एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी अपना शेप मेंटेन कर रहा है, विच मीन्स इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी एंड दिस सब्सटेंस इटसेल्फ विल बी नोन एज अ रिजिड सब्सटेंस। क्लियर? ओके, वैसे ये फ्लूइड की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। फ्लूइड सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड सब्सटेंस मीन्स the substance which has a tendency to flow and the property is known as fluidity. Okay, now liquids are fluid because they can flow. Similarly, gases are also fluids because they can flow and they can acquire the whole space available to them, right? अगर यहाँ पे कोई छोटा सा कहीं से किसी कोने से इस रूम में गैस छोड़ दिया जाए किसी सिलेंडर से खोल के या बलून से खोल के, तो ऑब्वियसली वो एक जगह नहीं टिकेगी, पूरे रूम में स्प्रेड होगी, राइट? तो गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स। फाइन, ओके, मूविंग अहेड, कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिखो। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट compressed, the ability of a substance to get compressed, or it is a property of a substance to be compressed। ठीक है, अब क्या होता है ये, सपोज मेरे पास कोई स्पंज है, स्पंज को हम प्रेस कर दे तो वो कॉम्प्रेस होता है, छोटा होता है, इट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। इस पेन को मैंने दबाने की कोशिश की, क्या ये कॉम्प्रेस हुआ? नहीं, सो इट डज नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। करेक्ट? तो क्या सॉलिड्स के पास कॉम्प्रेसिबिलिटी है? नो, सॉलिड्स डोंट हैव कॉम्प्रेसिबिलिटी और एल्स दे हैव निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स वेरी स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी। ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं है, बट दे आर कॉम्प्रेसिबल, बट वेरी 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 स्मॉल अमाउंट में। अगर टू द ब्रिम, पूरा अप टू द ब्रिम वाटर आपने भर के रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर सडनली कोई एंट आ जाती है और वो चलना शुरू करती है, आपको क्या लगता है कि एंट नहीं चल पाएगी? एंट इजीली चलेगी। क्या आपने उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया, जब एंट चलती है तो उसके पैरों के नीचे का पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे कॉन्केव शेप लेता है, ऐसे दबा हुआ रहता है, ठीक है, और पानी ग्लास से कभी स्पिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंट जिस जिस एरिया में चल रही वहां से वाटर कंप्रेस हो रहा है टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट डेफिनेटली। ठीक है, सो वाटर हैज अ निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप उसमें थोड़ा और ज्यादा पानी डालोगे, दबाने की कोशिश करोगे, तो स्पिल हो ही जाएगा। Whereas gases have the highest, they are highly compressible। एग्जाम्पल आपके घर में ही है आपके सामने, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें गैस को पूरा कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में फिल किया हुआ है। वैसे सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस के सिलेंडर्स अवेलेबल है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन हॉस्पिटल, जहाँ पे ऑक्सीजन को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करके फिल किया जाता है सिलेंडर्स में। ओके, सो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। बलून के अंदर आप एयर भरते हो, उसी एयर को आप छोड़ दो तो पूरा रूम में स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन आप कलेक्ट करके बलून में डालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली चली भी जाएगी। ठीक है, कर नहीं सकोगे वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की। तो सॉलिड्स, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस, या फिर हम किसी सॉलिड के अंदर कितनी चीजें भर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का अपना फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के पास क्या फिक्स शेप है? नेवर। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अगर मैंने लिक्विड को उठा के ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप आएगा, जग में डाला तो जग का शेप आएगा, टैंक में डाल दिया तो टैंक का शेप आएगा। व्हाट अबाउट देयर वॉल्यूम्स? अब आपको लगेगा कि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि वो तो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जग की, ग्लास की, टैंक की, बट इट इज नॉट सो। मेक इट वेरी 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 क्लियर, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है। लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम इवन दो दे आर नॉट हैविंग डेफिनाइट शेप। कैसे? क्योंकि भले ही आप उसको ग्लास में डाल रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अगर ग्लास सपोज सिलेंड्रिकल है या फिर चलो क्यूबॉइड, टैंक क्यूबॉइड है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। तो टैंक में जैसे लिक्विड को आपने ग्लास में रखा था, लिक्विड इतना था, टैंक में डाल दिया, यही लिक्विड जो इतना है वो एकदम पतली लेयर में नीचे जमा हो चुका है। तो यहाँ इसकी हाइट ज्यादा थी और उसकी ब्रेथ कम थी, यहाँ पे टैंक में ब्रेथ ज्यादा हो गई तो हाइट कम हो गई। तो
फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आने वाला है, वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड जो आने वाला है वो तो सेम रहेगा। 1 लीटर ग्लास में था, 1 लीटर जग में था, 1 लीटर टैंक में था, मैंने उसको कम ज्यादा तो किया नहीं है, तो वॉल्यूम चेंज कहाँ से हुई? सिर्फ शेप चेंज हुआ है ग्लास का, जग का, टैंक का, बट वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 लीटर एंड 1 लीटर। सो वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर लिक्विड्स, ठीक है, इसलिए ये ग्रीन में लिखा हुआ है, मेक इट अ नोट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट गैसेस? इनडेफिनेट शेप एज वेल एज इनडेफिनेट वॉल्यूम। सो गैसेस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करती है, साथ में उसका वॉल्यूम भी बदलता है। क्यों? क्योंकि गैस के बीच में पार्टिकल्स में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैक्सिमम स्पेसिंग है, तो अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग गैस के पार्टिकल्स चारों तरफ फैल जाते हैं। अब इतनी सी जगह में अगर वो उसको रखा गया गैस को, तो इतनी जगह पे फैलेगा, इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। पूरे रूम में इसी गैस को प्लेस किया गया तो पूरे गैस की वॉल्यूम, पूरे रूम का एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपांड हो गया पूरे रूम के जितना। सो गैसेस हैव indefinite shape as well as indefinite volumes. Next, when we talk about density, ठीक है, अब डेंसिटी की आप पहले तो नीचे डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेंसिटी होता क्या है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके हाथ में सपोज इस एक हाथ में मैंने 5 kg ऑफ व्हीट रखा है, गेहूं के दाने, ठीक है, 5 kg, और इस हाथ में हम लोगों ने सपोज 5 kg ऑफ पॉपकॉर्न रखा है, ठीक है, कौन सा हैवी होगा? ऑब्वियसली विल बी लाइक दिस, है ना, 5 kg ऑफ व्हीट विल बी वेरी मच हेवियर, जो बहुत व्हीट है वो हेवियर रहेगा देन 5 kg ऑफ पॉपकॉर्न, राइट। सो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीट के दाने छोटे हैं, 5 kg में बहुत सारे दाने आ रहे हैं, वेरस पॉपकॉर्न के दाने बड़े बड़े हैं, तो 5 kg में कम नंबर ऑफ दाने हैं, और ऊपर से उनके बीच में क्या है, ज्यादातर एम्प्टी स्पेसेस है, राइट, है ना। तो डेंसिटी, यही डेंसिटी होती है। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो टोटल एक्चुअली डेंसिटी का डेफिनेशन या फॉर्मूला फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लिख लीजिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट क्या बना? केजी पर मीटर क्यूब, समझ गए, केजी पर मीटर क्यूब। कोई डाउट्स रहे तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। सो डेंसिटी फिजिक्स की भाषा में क्या है? द मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर हम लोग उसको समझने के लिए और कैसे समझ सकते हैं? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो, ठीक है, सपोज आपको मैंने 10 एकर्स ऑफ लैंड है, वहां पे बोला है कि 10 एकर्स ऑफ लैंड में सिर्फ 20 ट्रीज प्लांटेड है, ठीक है, केस ए। और केस बी, उसी 10 एकर्स ऑफ लैंड में सपोज 200 ट्रीज प्लांट है, तो कौन सा ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा? 20 ट्रीज वाला या 200 ट्रीज वाला? ऑब्वियसली 200 ट्रीज वाला, ठीक है। तो समझ गए डेंसिटी। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी या गैसेस की? ऑब्वियसली सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस कम है फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से, तो पार्टिकल्स का अकोमोडेशन मैक्सिमम होगा, सो दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी, whereas liquids have less density than solid states and gases have very low density, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आप डेफिनेशन लिख लीजिए। The energy which is due to the motion of an object, the energy which is due to the motion of an object is known as kinetic energy. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन possessed by an object is known as its kinetic energy, ठीक है। वैसे ही अगर हमें दो एनर्जीज होती है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी से डील करते समय, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट की वजह से आता है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज बहुत ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई चीज बहुत तेजी से चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे जो पार्टिकल्स है, क्योंकि हमारा मैटर पार्टिकल से बना है और हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। तो ये मोशन में है, मतलब इनके पास कौन सा एनर्जी है? यस, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा जोर से हिल सकते हैं या लिक्विड के या गैसियस के, बताइए। ऑब्वियसली गैसियस के, क्योंकि गैसियस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। स्पेस जितनी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। मैं एक पार्टिकल हूँ, मुझे खींचने वाला दूसरा पार्टिकल लेस फोर्स से खींच रहा है, तो मैं इजीली घूम सकता हूँ यहाँ वहां, है ना। तो इस गैसेस हैव दी हाईएस्ट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, whereas लिक्विड्स के पार्टिकल्स में कंपैरेटिवली हायर देन सॉलिड स्टेट होता है बट लेस देन गैसियस स्टेट, एंड गैसेस हैव द लो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हमने डिफ्यूजन देख रखा है। डिफ्यूजन मींस द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन। ये क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है। पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के दूसरे टाइप के मैटर में जाके मिक्स हो जाता है ना। तो हमने देखा है अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम है सॉलिड की, तो मैंने क्या किया, एक सॉलिड लिया और दूसरा सॉलिड लिया, दोनों को डिफ्यूज करने की कोशिश की। क्या ये होगा? कभी भी पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स का। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज लीस्ट, rate of diffusion of liquid is moderate or slow, rate of diffusion of gaseous state of matter is very fast और highest, है ना। गैसेस जल्दी से एक दूसरे में घुल जाएगी, जैसे कि एयर में इजीली हमारे पास पॉल्यूटिंग गैसेस बहुत इजीली घुल मिल के हर जगह फैली हुई है ना। लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा स्लो डिफ्यूजन होता है, धीरे धीरे चीजें घुलती है, इतनी फास्ट नहीं घुलती, और सॉलिड्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट नोट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो नोट बना लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे, हमें पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल जोर से हिलने लगेंगे। आप अगर वाटर को बॉईल करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप धीरे से गैस ऑन करोगे तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा धीरे धीरे उसमें बबल्स आएंगे। बॉईल होगा पानी तो क्या होगा, बहुत जोर जोर से बबल्स आते हैं, विच मीन्स वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल जोर जोर से मूव हो रहे हैं, ठीक है। सो विद दिस वी एंड टुडेज क्लास। आई होप आप लोग को ये टेबल क्लियर है। मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया है बिकॉज कम टाइम में हमें ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो आप लोग इस वीडियो को चाहो तो फिर से देख लो, स्लो मोशन में देख लो, और फिर पढ़ने वीडियो बंद करने के बाद प्लीज़ इसे खुद से पढ़ो, गो थ्रू करो। इफ़ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक्स प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग क्लासेस सिक्वेंशियली मैनर में फॉलो नहीं कर पाते हो तो जो मेरा नीचे वीडियो के नीचे लिख के आता है फाउंडेशन केमिस्ट्री कोर्स, उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उसको क्लिक कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा क्लास 9 CBSE क्लास 9 केमिस्ट्री डे 1 डे 2 डे 3 विद टॉपिक्स नेम, ठीक है। तो आप सिक्वेंशियली डे 1 डे 2 डे 3 फॉलो करो वीडियोस को, और प्लीज 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 आपके डाउट्स को कमेंट करो और होमवर्क ईमानदारी से करो, सो दैट लास्ट में आप पे बाहर ना आ जाए एक साथ कितने सारे वीडियोस का काम करना है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।